MSO E003 का पेपर है। ओवरऑल मास्टर क्लास ले रहे हैं एक्चुअली फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट टू लास्ट यूनिट। कुछ एक दो समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, और हर चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू। अगर आप सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का आपके पास टाइम है, पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से देखिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। उसके बाद भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप कोशिश करिए कि जो आपका सिलेबस है बुक से कंप्लीट करिए, वीडियो के बाद बुक देखिए, बिकॉज रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना हो पाए तो ये लास्ट ऑप्शन है, और ये फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हो, दिसंबर में आपका पेपर है, तो इस वीडियो को देख के आप ओवरव्यू लेके समझ सकते हैं कि बेसिकली आपके इस पर्टिकुलर पेपर में क्या है। इसमें फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक सब कुछ डिस्कस किया गया है, और ये वीडियो लंबे कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, बिकॉज यूजुअली देखा ही होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ए पार्ट और बी पार्ट, जिधर से आपको कहीं से भी इन दोनों में से 2-2 क्वेश्चन करना होता है। और आपका जो 5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बेसिकली आपको करने होते हैं, वो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हो, ए से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो। कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं, रिलीजन में थोड़ा कमी आता है, बट आ सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट के केस में 250 वर्ड का आपको जो आंसर है वो लिखना पड़ता है, और अगर आपका 500 वर्ड का जो नॉर्मल आंसर है वो 500 वर्ड्स का होता है। अब इस पर्टिकुलर बुक में अगर हम बात करें या पर्टिकुलर पेपर में, तो करीब 4 केस स्टडीज़ हैं, ठीक है, और अराउंड 8 या 7 थिंकर्स हैं, ठीक है। जब आप थिंकर का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और डायरेक्टली उसके नाम के साथ क्वेश्चन आया है, तो इसका अंडरलाइन मीनिंग ये है कि थिंकर या जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो चाह रहा है कि आप थिंकर के बारे में कुछ बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आता है कि डर्कहाइम और उनसे रिलेटेड कुछ भी आ जाता है, प्रोफेन या सेक्रेड करके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि डर्कहाइम थे कौन, डर्कहाइम का जो ये पर्टिकुलर स्टडी है वो किस बुक में है। आप अगर चाहें तो इनके बुक्स को भी कर सकते हैं और बुक्स को कोट कर सकते हैं। ये किस स्कूल से बिलोंग करते थे, बिकॉज हमारे पर्टिकुलर चैप्टर में इनका फंक्शनल स्ट्रक्चरलिस्ट कहा गया है, या आप फंक्शनल या स्ट्रक्चरलिस्ट दोनों में से कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, और फंक्शनल स्ट्रक्चरलिस्ट भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके केस में स्पेशली, सबके केस में नहीं होता। तो ये चीज़ आपको बात करनी पड़ेगी, देन जाके आप टॉपिक की बात करिएगा। पेपर का आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या होगा, तो ज़्यादातर मास्टर्स में जो होता है वो इंट्रो, देन मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। आपका जो पेपर होगा वो करीब 25 पन्नों का आता है, 21 से 25 पन्नों का। आप एक बार काउंट कर लीजिएगा, अगर नंबर ना लिखा हो तो ऊपर नंबर लिख लीजिएगा, और पहले ही माइंड में डिवाइड कर लीजिएगा कि आपको 2.5 या 2 पेजेस का आंसर एटलीस्ट लिखना है, यानी दोनों साइड से काउंट करिएगा तो 5 पन्नों का या 4 पन्नों का, मतलब दोनों साइड, एक साइड से 2.5 या 2। इसमें आपका करीब 500-600 वर्ड्स आ जाते हैं। अगर 500 वर्ड लिखा है तो कोशिश करिए 500 से 700 के अंदर ही उत्तर लिखने का, उससे ऊपर ना ही जाइए, ना आपके पास जगह है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सपेक्ट करके मत जाइए, मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि एक्स्ट्रा शीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब आंसर राइटिंग करें कैसे, देखिए सोशियोलॉजी बहुत ही, और स्पेशली ये पेपर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स, थ्योरीज, इन सब से बेस्ड है। तो कोशिश करिए कि आप पॉइंटर्स में ही एक्सप्लेन करिए। इंट्रोडक्शन में आप एक्सप्लेनेशन देने के बाद जब मेन बॉडी में जाइए तो पॉइंटर्स का यूज़ करिए, और कंक्लूजन में व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, आपने क्या ऊपर एक्सप्लेन किया, एंड व्हाट डू यू थिंक वाला भी सिनारियो हो सकता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगी। तो हम अब थोड़ा एंटर करते हैं। तो सबसे पहला आपका चैप्टर आता है रिलीजन, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं द स्कोप ऑफ रिलीजन। इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता, बहुत कभी कभी आया होगा। सोसाइटी एंड रिलीजन एंड इकोनॉमी एंड रिलीजन, इकोनॉमी एंड रिलीजन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब 1 बाय 1 समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि स्कोप क्या है रिलीजन का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है आपको कि रिलीजन आया क्यों और रिलीजन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ। जब भी
किसी चीज़ की हमें इम्पोर्टेंस समझनी हो ना, तो हमेशा फंक्शनल स्कूल के पास जाइए जब आपको कुछ भी नहीं आता हो। तो फंक्शनल स्कूल का एम क्या होता है कि वो यूजुअली हर चीज़ का फंक्शन बताते हैं, यानी वो पॉजिटिव मैनर में बात करते हैं। जैसे इन लोगों का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा पर्टिकुलर चैप्टर से, तो आप बात कर सकते हैं कि हाउ सॉलिडारिटी मेंटेन करने के लिए रिलीजन आ सकता है, किस प्रकार से फेस्टिवल्स इन सब का यूज़ होता है। अगर आप उससे इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो मिलनॉस्की का जो मैजिक एंड रिलीजन से रिलेटेड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और डिफरेंट जितने भी थिंकर्स, पार्सन्स हो गए, डर्कहाइम का प्रोफेन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। प्रोफेन क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारे डेली हम यूज़ करते हैं। एंड सेक्रेट क्या होता है? वो ऐसी पवित्र चीज़, और ज़रूरी नहीं है वो रिलीजन से हो, उसका जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है। सोसाइटी एंड रिलीजन, तो किस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है। देखिए, अगर हम देखें तो रिलीजन एक सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन है, काइंड ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। और जो इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चीज़ जो हमारी लाइफ में परमानेंट हो, ठीक है। तो सोसाइटी और रिलीजन एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? सोसाइटी में हार्मोनी के लिए हम रिलीजन की तरफ जाते हैं। सोसाइटी में रिलीजन कई बार बहुत, सोसाइटी में या किसी पर्सन के लाइफ में रिलीजन अगर हम देखें तो बस एक क्या है, पार्ट है या एक एस्पेक्ट है। लेकिन कभी कभी यही रिलीजन और भी एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? वेरी गुड एग्जांपल आप ले सकते हैं पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स में आपने सुनी होगी कि जात पात की, धर्म की राजनीति क्यों होती है? बिकॉज पॉलिटिशियंस को पता है कि जो रिलीजन है या रिलीजन से रिलेटेड हमारे इमोशंस हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर वो उसको ट्रिगर करेंगे तो अपने आप लोग उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। रिलीजन आपके इकोनॉमी को जो रिलीजन है वो इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि वेबर के स्टडीज़ में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स की स्टडी की है, जो बताया है कि किस तरीके से रिलीजन जो है, रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं आपको पुश कर सकते हैं कि आप और पैसा कमाइए, धन कमाइए, अगर रिलीजन के वैल्यू अच्छे हैं तो। अगर आप हिंदुज़म का एग्जाम्पल लें, मैंने कल पुरुषार्था का वीडियो डाला था, तो किस तरीके से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की गई है, अर्थ की बात की गई है, धर्म में हमारे बात की गई है कि आप पैसा कमाइए, गरीब होना कोई वर्च्यू नहीं है, ठीक है। तो रिलीजन ऐसे भी कर सकता है। इकोनॉमी एंड रिलीजन जो आपका ये थर्ड टॉपिक है, तो देखिए इकोनॉमी एंड रिलीजन में बेसिकली डिस्कस क्या किया गया है, जो मैं भी डिस्कस कर रही थी। तो इसके दो व्यू हैं। एक व्यू जो इकोनॉमी और रिलीजन का है वो कहता है कि रिलीजन जो है वो इकोनॉमी पे पॉजिटिव अपना वो इन्फ्लुएंस डालता है। इस केस में आप वेबर वगैरह के एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरीके से वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स में बताते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्टेंट लोगों के लाइफ में रिलीजन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, किस तरीके से उसने पुश किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए, जो आपको एक तरीके से दर्शाएगा कि आप जो है चूजन वन है। फिर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगी वेबर के उस टॉपिक में, तो आपको एक्सप्लेन करूँ डिटेल में। वहीं पे अगर हम मार्क्स का एग्जांपल लें, अगर आपको कुछ भी याद ना आ रहा हो और ये क्वेश्चन आ जाए, तो मार्क्स क्या बोलते हैं रिलीजन को? ओपियम ऑफ मासेस, यानी जो अमीर वर्ग है गरीब वर्ग के दर्द को छुपाने के लिए या उनके दर्द पे एक तरीके से मलहम लगाने के लिए कि सब कुछ भूल के भक्ति में लोग लीन हो जाए, उसके लिए रिलीजन का प्रयोग करते हैं। और जो लोग रिलीजन के पीछे पागल होते हैं वो बस अपना दर्द छुपा रहे होते हैं और वो कभी क्वेश्चन चीज़ों को नहीं करते, बस मानते हैं कि गॉड एक दिन सब कुछ चेंज कर देगा। तो दो व्यूज़ इस इकोनॉमी एंड रिलीजन को लेके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हम एंथ्रोपोलॉजिकल जो अप्रोचेस है उसमें देख लेते हैं। तो इसमें यूजुअली 3 क्वेश्चन, डर्कहाइम का सेक्रेड एंड प्रोफेन, उसके बाद फंक्शनिस्ट जो स्कूल है वो किस तरीके से इंटरप्रेट करता है रिलीजन को, और रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम आता है। ये प्रोफेन और सेक्रेड जो ये वर्ड है, आप ये इनकी जो पर्टिकुलर चैप्टर भी हमारे बुक में दिया है उसमें भी दिया है, आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेक्रेड का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो पवित्र होता है, ठीक है, समथिंग जो ऑर्डिनरी से अलग है। और प्रोफेन का मतलब क्या होता है? जो ऑर्डिनरी है।
अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी भी धर्म की किताब हो गई, उस धर्म का जो रिचुअल्स हो गए, उस धर्म की जो गीत संगीत भी, मतलब धर्म में हम गाते हैं ना भगवान के लिए, उसको उनको खुश करने के लिए, गॉड के लिए, ये सब चीज़ें पवित्र के उसमें आती हैं। और पवित्र क्या होती है? आपके डेली बेसिस की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपका प्रोफेन क्या हो गया? आपका चप्पल फॉर एग्जाम्पल। प्रोफेन इतना कभी कभी इतना पावरफुल होता है कि जो सीक्रेट चीज़ है, पवित्र चीज़ को अपवित्र कर सकता है। मान लीजिए कि आपने चप्पल पहन के टेम्पल में या गुरुद्वारा में या कहीं भी ऐसे स्थान पे एंटर करते हैं, तो इससे आप उस स्थान को अपवित्र कर सकते हैं। यानी प्रोफेन सेक्रेट को अपवित्र करने का, यानी उसको खराब करने का, गंदा करने की शक्ति भी रखता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिक। अब फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, दो हमारे चैप्टर में इस पर्टिकुलर पार्ट में मिलनॉस्की, पार्सन्स और काफ़ी लोगों का वर्क को दिया गया है। ब्राउन के वर्क को दिया गया है, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में किस तरीके से रिलीजन का और कल्चर का सम्मेलन होता है, या किस तरीके से वो होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। मिलनॉस्की ने बताया किस तरीके से मैजिक और रिलीजन सोसाइटी में होता है। बेसिकली फंक्शनल इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें सिंपल लैंग्वेज में, अगर उस चैप्टर के अकॉर्डिंग ना जाए, तो ये हमेशा पॉजिटिव मैनर में बात करेंगे कि किस तरीके से जो सोसाइटी है उसको मेंटेन और एक तरीके से, एक सेकेंड, मेंटेन और उसको चलाने में या उसकी सॉलिडारिटी मेंटेन करने में रिलीजन मदद करता है। रिलीजन मतलब समाज में एक एकता का स्वरूप है। रिलीजन से ही सोसाइटी एक इस तरीके से चल रही है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और मतलब जैसे कि फंक्शनल स्कूल है, इनका मानना ये है कि समाज में कोई भी चीज़ हो, कोई भी, इवन क्राइम भी समाज में कोई ना कोई रोल प्ले करता है। सिमिलरली रिलीजन भी प्ले करता है लोगों को जोड़ने का, कनेक्ट करने का। वहीं अगर आप डर्कहाइम का आइडिया देखें तो बोलते हैं कि हम अपनी सोसाइटी की ही पूजा करते हैं। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। कल्चरल सिस्टम, रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम, क्लिफर्ड गिट्स का वर्क है, जो कि एक कंटेम्प्रेरी थिंकर है। ठीक है, और इनका बेसिकली जो काम है वो इसके अराउंड है कि किस तरीके से जो कल्चर है, ठीक है, वो बोलते हैं कि सोसाइटी सिर्फ सिंबल से बनी हुई है। अब सिंबल कैसे? देखिए, सिंबल कुछ भी हो सकता है जो आपके, एक साइन, मान लीजिए मैंने ये क्रिएट किया, आपके मन में क्या है? ओम है। ठीक है, अगर इसे कोई और देखता है तो किसी को समझ नहीं आएगा, जिसको आइडिया ना हो कि ये क्या है। ठीक है, और इसने आपके मन में एक रिलीजियस फीलिंग, एक रिलीजियस आइडिया को प्रोवोक किया। तो इन्होंने बोला कि जो कल्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स से बना हुआ है, सिंबल्स से, और जो रिलीजन है वो रिलीजन एक इस तरीके का मान लीजिए कि एक प्रकार का हमारे अंदर इस तरीके का मोटिवेशन और मूड क्रिएट करता है, जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब रिलीजन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक इस तरीके का कहिए तो मैजिक डालता है, या इस प्रकार से हमें मोटिवेट करता है कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर लॉन्ग लास्टिंग होता है। यानी रिलीजन को इन्होंने पॉजिटिव वे में ही देखा है, सोसाइटी को या कल्चर को ये सिंबल से बताते हैं। और कल्चर का ट्रांसमिशन कैसे होता है इसकी बात भी करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, किस तरीके से? सोशलाइजेशन के थ्रू। आपको किसी ने ना किसी ने सिखाया होगा ना कि क्या बोलते हैं कि आपको मंदिर में जाना है तो ये करना है, गुरुद्वारा में जाना है तो ये करना है, मस्जिद में जाना है तो ये, सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो इसके बात करते हैं, इनका भी पर्टिकुलर अपना पूरा चैप्टर है जिसपे इन्होंने डिस्कस किया है। अब डिपेंड करता है कि अब एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच से इनका कल्चरल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, इस पर्टिकुलर जो सेकेंड यूनिट है उसमें से, या इनके चैप्टर से, दोनों 500 वर्ड में तो मैं बोलूँगी चैप्टर से करिए, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि थिंकर कौन है। साइकोलॉजिकल अप्रोच, तो इसमें हमने फ्रूड के बारे में, सिगमंड फ्रूड जिनको साइको एनालिसिस का फादर कहा जाता है, उनके बारे में स्टडी की है। बेसिकली इन्होंने मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टोटमिज्म के बारे में बात की कि टोटमिज्म होता क्या है। तो ये भी औरों की तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये कुछ भी एनिमल, कुछ भी नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं, और नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं जिसका लोग वर्शिप करते हैं, कभी कभी उसे किल भी कर देते हैं रिचुअल्स वगैरह में, और एक्सप्लेन करते हैं जनरली टोटमिज्म को। दूसरी चीज़ ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है टैबू। ठीक है, तो टैबू को वो एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए
सोसाइटी में अगर हमने रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बनाया होता, या सोसाइटी में ये जो सिविलाइज क्लास खुद को सिविलाइज नहीं कहता, तो क्या सोसाइटी अभी तक होती? इनके कहने का तात्पर्य ये होता है, जो प्राइमिटिव लोग थे, प्राइमिटिव लोग एक दूसरे से जो अट्रैक्शन होता है, मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि जो हमारा क्लोज रिलेशनशिप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ, भाभी, देवर, इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती हैं, उनके बीच में एक इंक्लाइनेशन, एक अट्रैक्शन होता है। अगर ये मॉडर्न सोसाइटीज को टैबू नहीं बनाती, तो शायद जो प्राइमिटिव लोग थे ये शायद इस प्रकार के रिश्तों में इन्वॉल्व हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य इनका ये होता है कि समाज उन सब चीज़ों पे टैबू पुट कर देता है, उन चीज़ों को बैन कर देता है जो चीज़ें समाज को उथल पुथल कर देंगे। मान लीजिए कि इस प्रकार के रिलेशनशिप्स को अगर कंटिन्यू रखा गया, जीजा साली, सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ एंड भाभी, देवर, इस टाइप के, तो समाज में उथल पुथल आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे हम टैबू पुट कर देते हैं। सिमिलर केस वो अप्लाई करते हैं टोटमिज्म पे, कि जिस हम क्या करते हैं, इन्होंने सिंपली बताया है, जिस तरीके से डरखाइम बोलते हैं कि हम सोसाइटी की पूजा करते हैं, ठीक है, टोटम के स्वरूप में, ये बोलते हैं हम अपनी फादर फिगर की पूजा करते हैं टोटम के स्वरूप में, जिस पे इनका पूरा ओडिपल कॉम्प्लेक्स या एडिबल कॉम्प्लेक्स बेस्ड है। एडिबल कॉम्प्लेक्स एक स्टोरी है जिसमें एक राजा होता है, उसको एक डिवाइन इंफॉर्मेशन मिलता है कि भाई आपका बेटा जब बड़ा होगा तो आपको मार के आपकी वाइफ से शादी कर लेगा और आपका राजपाट ले लेगा। तो राजा अपने बच्चे को निकाल देता है घर से, लेकिन उसे कोई अडॉप्ट कर लेता है, और आखिर में यही होता है कि राजा का बेटा आके राजा को मार देता है। उसे पता नहीं होता कि उसके फादर हैं, और फिर वो अपनी प्रॉपर्टी ले लेता है और अपनी मदर से शादी कर लेता है। जब उसे पता चलता है तो वो खुद को मार लेता है। इसी आइडिया से इनका जो पूरा एडिपल कॉम्प्लेक्स है, ऑडिपल कॉम्प्लेक्स है, वो आया है। ये बात करते हैं कि किस तरीके से समाज में जो बच्चे होते हैं, बॉय जो होते हैं, वो अपने फादर को एज अ कॉम्पिटिशन देखते हैं और उनसे फियर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर को शेयर नहीं करना चाहते। प्लीज़ यहाँ पे ये मत समझिएगा कुछ इस प्रकार का, कई जगह आपको टर्म्स मिलेंगे कि सेक्सुअली अट्रैक्शन होता है, बट ऐसा नहीं होता। जो बेबी बॉय होता है वो अपनी मदर को, जो कि एक डिवाइन, जो उसको खिला रही है, पिला रही है, सब कुछ उसके लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, जो शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए फादर से उसको हेटेड हो जाता है, बिकॉज फादर भी क्लोज होता है। तो ये पूरा आइडिया है। इसका क्रिटिसिज्म मिलनॉस्की के टॉबिएंडर्स की जो स्टडी है, जहाँ पे, और देखिए एक और चीज़ ये है इस स्टडी में, एडिपल कॉम्प्लेक्स में, कि फादर हेड भी होता है, तो उसके पास पावर भी होती है, इसलिए जो लड़का होता है उसका जो हेटरेट है अपने पापा के प्रति ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पास पावर होती है, वो एक बड़ी पर्सनालिटी होता है, वो मदर को भी कंट्रोल करता है, सोसाइटी को भी, मतलब उसके आसपास से सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो एक हेटेड होता है कि मैं एक दिन मार के सब चीज़ ले लूँगा, ठीक है। तो ये जो हेटेड होता है वो एक एनिमल पे ट्रांसफॉर्म कर देता है, और उस एनिमल को वो टोटम बना देता है, और उस टोटम को मार के वो अपनी जो इच्छा होती है अपने फादर की मारने की पूरा करता है, ठीक है। तो इसी सेम सिनेरियो को क्रिटिसाइज करते हुए मिलनॉस्की बात करते हैं कि जो टोटमिज्म होता है, अगर हम ट्रोबिएंडर्स की बात करें, तो वो एक मदर हेड फैमिली होती है, यानी मैट्रिलिनियल फैमिली होती है, जहाँ पे ये हेट्रेड जो है फादर के प्रति, जो नॉर्मल इस टाइप की फैमिली में जहाँ फादर हेड होते हैं, यानी पेट्रीलोकल या पेट्रिलिनियल फैमिलीज, वहाँ पे फादर के प्रति हेट है बॉय को, लेकिन जहाँ पे मदर सेंट्रिक फैमिली, यानी मदर जहाँ पे हेड है, पर वहाँ पे चलता किसका है, उसके मामा का, तो उसका हेट जो लड़के का है वो मामा की तरफ चला जाता है, बिकॉज नाउ मामा के पास सारे पावर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ये है, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हैं। ओवरऑल आइडिया यही है, रिलीजन का आइडिया उन्होंने यहीं से ले रखा है, ठीक है। बेसिक आइडिया ये आपको यही होगा, बाकी कुछ खास मतलब इसमें नहीं है। एक बार रीड भी कर लेंगे, और अगर आपके पास रीड करने का नहीं टाइम है तो चैप्टर्स को, मेरे सारे चैप्टर जितने भी टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ उसके चैप्टर मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाइए, स्पीड बढ़ा लीजिए 1.75 2 कितना भी कर लीजिए, और देखिए, बस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप वर्ड टू वर्ड बुक से लिखें, पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थ्योरी के अंदाजा हो, ठीक है। मार्क्स इन थ्योरी, इससे ईजी थ्योरी कुछ हो नहीं सकती। जैसे कि मार्क्स ने कोई मोनोग्राफ नहीं लिखा है,
अरे यार क्यों नहीं चलता, मोनोग्राफ कोई नहीं लिखा है इन्होंने रिलीजन पे, बट रिलीजन पे इनका आइडिया है, ये ओपियम ऑफ मासेस बोलते हैं। और पूरे चैप्टर में इसके अलावा ओपियम मतलब गांजा होता है सिंपल भाषा में। गांजा लेके लोग अपना सुध बुध खो देते हैं ना, ऐसा ही बोलते हैं कि रिलीजन जो होता है वो एक तरीके का पेन किलर है या ओपियम है, जिसको हम लेते हैं कि हमारा सब सुध बुध दुख दर्द खो जाए। और जो अमीर वर्ग है वो जान के रिलीजन को इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करता है कि जो वर्किंग क्लास है कभी क्वेश्चन ना करे उनके एक तरीके से मान के चलिए उनके वर्चस्व को। तो बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनके दर्द को कुछ पल के लिए टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए पेन किलर दिया जाता है। और बेसिकली रिलीजन कुछ नहीं होता, एक हॉक्स है, और एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जब वर्किंग क्लास का रेवोल्यूशन होगा। तो इनका बेसिकली ये एड अप, कोई इन्होंने बुक नहीं लिखी, इनकी अलग अलग बुक से हमने आइडिया लिया है, कुछ मेजर इसमें है नहीं, आप बना के लिख सकते हैं। एक और चीज़ इसमें बात करते हैं वो सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी अगर मेरी हैंड राइटिंग आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही हो, एक्चुअली चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो सुपर स्ट्रक्चर का मतलब कुछ नहीं होता, मान लीजिए बिलीव करते हैं कि जो बेस है समाज जिस पे टिका हुआ, इनकी सारी थ्योरी इकोनॉमी पे बेस्ड है और क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है, दो वर्गों के बीच में, जिसके पास सब कुछ है हैप्स और जिसके पास कुछ नहीं, हैप्स नॉट के बीच में युद्ध चलता रहता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, और सारा कुछ इनका इकोनॉमी बेस्ड है, ठीक है। तो बताते हैं ये कि जो बेस है सोसाइटी का, ठीक है, वो इकोनॉमी है, और इसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है, सारी सोसाइटी के जितने भी मान के चलिए इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एक्सेट्रा, लीगल, पॉलिटिक्स, सब कुछ। तो ये इसकी बात करते, बाकी इस पर्टिकुलर टॉपिक में और आपको कुछ नहीं मिलेगा। डर खाए